नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 11 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से सीधे सीधे आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 201 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 201 में आपसे पूछा गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं। यानी कि जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो श्वास कम मात्रा में, यानी कि जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो सांस कम मात्रा में निस्सारित होता है, तो यानी कि कम मात्रा में आप सांस को छोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है महाप्राण, ऑप्शन बी कहता है अल्प प्राण, ऑप्शन सी कहता है सघोष और ऑप्शन डी कहता है उशेप्त। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सुपर टेट सिलेबस में जैसे कि आप पढ़ते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा यानी पठन एवं लेखन क्षमता का विकास करना, ये वहीं से लिया गया प्रश्न है, क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो श्वास कम मात्रा में निस्सारित होता है, यानी कि श्वास को आप कम मात्रा में सांस छोड़ते हैं या लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या महाप्राण कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कहते, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है अल्प प्राण, क्योंकि आप सांस को कम मात्रा में छोड़ रहे हैं और जब आप सांस को कम मात्रा में छोड़ते हैं तो उसको अल्प प्राण कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 202 आपसे पूछता है कि जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होता है उसे कहते हैं। देखिए अब की बार क्वेश्चन उल्टा है कि जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में, यानी कि जब आप व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो सांस से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, निस्सारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है अल्प प्राण, ऑप्शन बी कहता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन सी कहता है संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन डी कहता है महाप्राण। तो सांसें जब आप अधिक मात्रा में निस्सारित करते हैं किसी व्यंजन के उच्चारण में तो उसको कहा जाता है महाप्राण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 203 आपसे कहता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ड़ और ढ, ऑप्शन बी कहता है न और डे, ऑप्शन सी कहता है आपका ढ और ज्ञ और ऑप्शन डी कहता है आपसे ढ और दे। तो आपको बताना है इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। आपने हिंदी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप वर्णमाला का पूर्ण ज्ञान आपको होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हिंदी में आपसे ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है वर्णमाला से रिलेटेड एक प्रश्न। और आपको पता है सुपर टेट में जो आपके हिंदी का वेटेज है वो 20 प्रश्नों का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हिंदी को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको एज अ टीचर आपको कक्षा में पढ़ाना होता है और ये टॉपिक आप डीएलएड या फिर बीएड के प्रशिक्षण के दौरान भी पढ़ते हैं। ये वहीं से लिया गया प्रश्न है कि आरंभिक स्तर पर जब आप भाषा का ज्ञान कराते हैं, चाहे आप पठन और लेखन क्षमता का विकास करते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरीके से बच्चों को ट्रेंड करना होता है, किस तरीके से सिखाना होता है। ये आपके सुपर टेट के सिलेबस से ही लिए गए प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला को अच्छे से पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ड़ और ड़, यानी कि जब आप ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो ड़ बन जाता है और जब आप ढ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो ढ़ बन जाता है और इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर साइकोलॉजी के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, ये आपके साइकोलॉजी में सुपर टेट के सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 204 आपसे कहता है कि अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। तो अनुग्रह का समानार्थी शब्द मतलब इसका पर्यायवाची शब्द अनुग्रह का क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अनुकंपा, ऑप्शन बी कहता है हत्या, ऑप्शन सी कहता है उपदेश और ऑप्शन डी कहता है आदेश। स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं पर भी अनु शब्द को देखते हैं तो इसका मतलब होता है पीछे।
तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो अनुग्रह का समानार्थी शब्द होता है अनुकंपा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 205 आपसे कहता है कि आलोचना का समानार्थी शब्द, यानी कि अब की बार आपसे पूछा गया है आलोचना का समानार्थी यानी आलोचना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है समीक्षा, ऑप्शन बी कहता है आज्ञा, ऑप्शन सी कहता है पालन और ऑप्शन डी कहता है खराब। तो आपको बताना है आलोचना, यानी जब आप किसी चीज की आलोचना करते हैं तो क्या आप आज्ञा देते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं देते। क्या आप पालन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। और क्या आप इसको खराब बताते हैं? तो भी नहीं कहते। इसका मतलब आप उसकी जांच करते हैं, यानी कि समीक्षा करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 206 आपसे कहता है मनीषी का समानार्थी शब्द है। तो मनीषी का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अज्ञानी, ऑप्शन बी कहता है ज्ञानी, ऑप्शन सी कहता है विशिष्टता और ऑप्शन डी कहता है सबल। तो स्टूडेंट्स मनीषी का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन सा मनीषी का समानार्थी शब्द है। तो ये कुछ प्रश्न हैं स्टूडेंट जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं और ये आपके हिंदी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आरंभिक स्तर पर पठन कौशल के विकास का टॉपिक दिया हुआ है। तो आरंभिक स्तर पर जब आप बच्चों को पढ़ना यानी पठन की स्किल को डेवलप करते हैं तो उसके दौरान आपको हिंदी में भी अंग्रेजी में भी गणित के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्णमाला हो गया या गिनती हो गए या फिर आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए अंग्रेजी में, ये सभी चीज़ों को आपको बताना होता है। और ये कहीं ना कहीं आपने डीएलएड और फिर बीएड के प्रशिक्षण में ज़रूर किया होगा और यहाँ से भी आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है साइकोलॉजी में अगर ये प्रश्न पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो हिंदी से रिलेटेड नहीं है प्रश्न, वो प्रश्न आपके आरंभिक स्तर पर पठन कौशल से रिलेटेड टॉपिक से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि मनीषी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो मनीषी का समानार्थी शब्द होता है ज्ञानी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 207 आपसे कहता है अतिवृष्टि का विलोम, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए कहता है अपवृष्टि, ऑप्शन बी कहता है अनावृष्टि, ऑप्शन सी कहता है कुवृष्टि और ऑप्शन डी कहता है सुवृष्टि। तो आपको बताना है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो जब भी आप अतिवृष्टि को देखते हैं तो इसका उल्टा यानी विलोम होता है आपका अनावृष्टि। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 208 आपसे कहता है कि अमर का विलोम है, यानी अमर जो वर्ड है इसका विलोम शब्द आपको बताना है कि अमर का विलोम क्या है। ऑप्शन ए कहता अमरत्व है, ऑप्शन बी कहता अंत है, ऑप्शन सी कहता नश्वर है और ऑप्शन डी कहता है अक्षम्य है। तो आपको बताना है अमर यानी कोई चीज अमर है तो इसका विलोम क्या हो सकता है। तो अमरत्व तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही अंत हो सकता है और ना ही अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब ये अगर एक तरीके से देखें तो लगभग पर्यायवाची है, क्योंकि अमर यानी कि जो ना मरने वाला और अक्षम्य का मतलब जो खराब ना होने वाला, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नश्वर, यानी अमर का विलोम शब्द होता है आपका नश्वर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 209 आपसे कहता है संयुक्त व्यंजन है। तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है संयुक्त व्यंजन है तो कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है श, त्र और य, ऑप्शन बी कहता है श, प और क, ऑप्शन सी कहता है श, त्र और मूर्धन्य श और ऑप्शन डी कहता है श, त्र और छ। तो आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ऑप्शन बी देखते हैं तो इसमें ये क और प जो है ये आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन में तो यहाँ पर मूर्धन्य स है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन अगर डी में देखेंगे तो यहाँ पर 6 है, ये भी आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन ए इसका राइट है, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है उसमें से एक श भी आता है आपका, एक त्र भी आता है और एक ज्ञ भी आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 210 आपसे कहता है कि संयुक्त व्यंजन श बनता है, यानी कि जो आपका संयुक्त व्यंजन है ये जो श है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए कहता है आधा क प्लस मूर्धन्य श, ऑप्शन बी कहता है क प्लस य,
ऑप्शन सी कहता है के प्लस 6 और ऑप्शन डी कहता है 6 प्लस ए। तो आपको पता है कि जो संयुक्त व्यंजन श है ये आपके दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, एक होता है आपका आधा क और प्लस दूसरा होता है मूर्धन्य श। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 211 आपसे कहता है कि आधा तय प्लस आधा रय के मिलने से बनता है, यानी कि जब आप आधा तय और आधा रय का मिलान करते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन ए कहता है तर बनता है, ऑप्शन बी कहता है त्र बनता है, ऑप्शन सी कहता है छ बनता है और ऑप्शन डी कहता है री बनता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि आधा तय प्लस आधा रय के मिलन से कौन सा वर्ण बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि त्र भी आपका एक संयुक्त व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, एक आधा तय और दूसरा है आधा रे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 212 आपसे कहता है जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, यानी उसे कहते हैं। तो जो अव्यय होता है जो क्रिया की विशेषता यानी वर्ब की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कहता है विशेषण, ऑप्शन सी कहता है क्रिया और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो भी वर्ब यानी जो भी अव्यय वर्ब की विशेषता बताता है यानी वर्ब के बारे में कुछ खासियत बताता है तो उसको हम अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 213 आपसे कहता है कि अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, यानी कि जो ये शब्द है आपका अधिक मत बोलो, इसमें क्रिया विशेषण क्या है ये आपको बोलना है। तो ये जो बोलो है ये आपको पता है क्रिया है और इससे पहले जो शब्द आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए कहता है अधिक, ऑप्शन बी कहता है मत, ऑप्शन सी कहता है बोलो और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे बोलो आपकी क्रिया है और इससे पहले अधिक मत आ रहा है तो इसका मतलब मत जो है वो नेगेटिव को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब जो आपका अधिक शब्द है ये आपकी क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि बोलना ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि अधिक मत बोलो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 214 आपसे कहता है निपात है, यानी कि निपात कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए कहता है हाँ, ऑप्शन बी कहता है जी, ऑप्शन सी कहता है मत या खबरदार और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें से निपात कौन सा है, ये आपको बताने हैं। तो निपात स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं अगर आप किसी कार्य को करते हैं, किसी क्रिया को करते हैं तो उस क्रिया पे थोड़ा सा जोर लगाकर जब आप अपनी बात को रखते हैं तो उसको निपात कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निपात हाँ भी होता है, निपात में जी भी आते हैं और निपात में मत या खबरदार भी आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी निपात है तो हाँ भी है, जी भी है, मत और खबरदार ये सभी आपके निपात होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 215 आपसे कहता है तत्सम है, यानी कि इसमें से तत्सम कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है आंत्र, ऑप्शन बी कहता है अग्नि, ऑप्शन सी कहता है उत्थिष्ट और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा वर्ड है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आपने ज़्यादातर पढ़े होंगे कि जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए वो तत्सम नहीं होता, तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पर गलत है। लेकिन जब आप आत्र को पढ़ेंगे तो आत्र एक तत्सम वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अग्नि जो वर्ड है ये भी आप जानते हैं तत्सम का शब्द है और उत्तिष्ठ जो है ये भी आपका तत्सम का शब्द है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्सम इसमें से कौन से हैं, तो तीनों ही वर्ड आपके तत्सम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 216 आपसे कहता है तद्भव है,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन से तद्भव है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है अगम, ऑप्शन बी कहता है आँच, ऑप्शन सी कहता है आग और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसमें से तद्भव कौन सा वर्ड है, यानी अगम है या आँच है या आग है या फिर उपयुक्त सभी है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगम जो वर्ड है ये भी आपका तद्भव होता है, आँच भी आपका तद्भव होता है और आग भी आप अग्नि को बोलते हैं तद्भव में। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये जो हमने पढ़े हैं हिंदी बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके डीएलएड या फिर आप बीएड के प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, आप मोस्टली पढ़ते हैं कि जिस भी वर्ण में चंद्र बिंदु आ जाए वो आपका तद्भव होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 215 में तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आंत्र में भी चंद्र बिंदु है। ज़रूरी ये नहीं है कि ये नियम हर जगह सेट होगा कि हर एक वर्ड के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लग जाए तो वो तत्सम होगा। आपको पता है आंत्र भी एक तत्सम शब्द है, अग्नि शब्द भी एक तत्सम है और उत्तिष्ठ शब्द भी एक तत्सम है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। इसी तरीके से तद्भव में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं आँच के साथ, लेकिन आपको पता है अग्नि को आग भी कहते हैं तद्भव में और अगम भी आपका तद्भव का शब्द है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 217 आपसे कहता है कि बै वर्ण का उच्चारण स्थान बताना, यानी कि जो ये वर्ण है आपका बै, इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है कंठ, ऑप्शन बी कहता है तालु, ऑप्शन सी कहता है ओष्ठ और ऑप्शन डी कहता है दंत। तो आपको बताना है जब आप पै फै बै भै मै को पढ़ते हैं तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बै का उच्चारण स्थान है जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से करते हैं, यानी ओठों से करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 218 आपसे कहता है कि कामयानी के रचनाकार है, यानी कि जो कामयानी है इसकी रचना किन्होंने की है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कहता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कहता है मीराबाई, ऑप्शन सी कहता है कबीरदास और ऑप्शन डी कहता है रसखान। तो आपको पता होगा कि कामयानी के रचनाकार जो है आपके जयशंकर प्रसाद है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसीलिए ही मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं, ताकि यहाँ पर हर तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व करें और किसी भी तरीके से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न बने तो आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 219 आपसे कहता है कि मनुष्यता में, यानी मनुष्यता में है, तो मनुष्यता में है क्या है। ऑप्शन ए कहता है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी कहता है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो मनुष्यता शब्द है, इस मनुष्यता शब्द को, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में आपको बताया गया है कि मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं या भाववाचक संज्ञा को या व्यक्तिवाचक संज्ञा को या फिर उपयुक्त सभी को। तो अगर आप बताएंगे मनुष्यता, तो मनुष्यता जो शब्द है इससे आपको पता होगा कि मानवता, नहीं मानवता जो एक प्रकार का वर्ड होता है वो भाववाचक है। जब भी आप मानवता की बात करते हैं तो उसके भाव आपके मन में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मनुष्यता जो शब्द है एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 220 में आपसे पूछा गया है कि पर्वत है, तो पर्वत क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए पूछा गया जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी पूछा गया भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी पूछा गया है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपके हिसाब से पर्वत किस में आएगा, क्या ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा या फिर भाववाचक संज्ञा में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो अगर आप देखेंगे पर्वत जब आप कहते हैं तो इससे आपको भाव का पता नहीं चलता, ना ही व्यक्ति का पता चलता है, क्योंकि यह एक जातिवाचक संज्ञा है जिसके अंतर्गत आपके हिमालय पर्वत भी आते हैं और भी अलग अलग भिन्न भिन्न पर्वत जो भी आते हैं वो सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बाकी अगर आप हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो हिमालय जो वर्ड है वो आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर सिर्फ पर्वत की बात करेंगे तो सारे पर्वत आ जाएंगे, चाहे वो सुमेरु पर्वत हो या फिर हिमालय पर्वत हो, तो सभी पर्वत जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं टेस्ट सीरीज 11 के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि साइकोलॉजी के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही आसान रहे होंगे। स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा कि इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद आपका स्कोर कितना रहा है, और जिस जिस क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आई हैं, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को जाकर रिवाइज कीजिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो किसी भी सेक्शंस के अंतर्गत आते हों। यदि अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ रिवाइज करते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर जाकर आप टेस्ट सीरीज़ को लगाते हैं, तो आप अपनी कमियों को ठीक करते हैं। और जब आप अपनी कमियों पर वर्क करते हैं तो वही जो कमियां यानी कि वही जो आपके कमज़ोर पक्ष है, वीक पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और जब आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सुपर टेट एग्ज़ाम्स को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सही स्ट्रेटजी और सही रणनीति के साथ आपको काम करना है और हर एक टेस्ट सीरीज़ को लगाना है और उसमें अपनी कमियों को जांचना है। ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, आपके 20 में से 20 मार्क्स आए तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 20 में से 20 आते भी हैं तब भी आपको आगे सीखना है, क्योंकि सुपर टेट में जो 30 प्रश्न आपसे साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ये हम ये नहीं बता सकते कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसको आप अच्छे से रीड करें, उसको प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, और वो भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज़ को लगाएं, ताकि आपको रियलाइज़ हो पाए कि ये जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं किस तरीके के प्रश्न इससे बनते हैं। और सुपर टेट एग्जाम में यदि यहाँ से एक आध क्वेश्चंस बन जाए तो कहीं आपसे गलत ना हो जाए, उस गलती को ठीक करने का ये आपके पास बेस्ट समय है। इसीलिए मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपकी एनालिसिस आपको पता चलता रहे समय समय पर और आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।